हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिएजेंट के क्वेश्चन डिस्कस करना, जो कि यूपीजीआईसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एक पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, ये हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन जितना भी हमने डिस्कस किया है, आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीजीटी के स्पेशली बेनिफिशियल रहेंगे। अगर बात करें रिएजेंट्स टॉपिक के रिगार्डिंग, तो इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। पीजीटी एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ही बस कि कौन सा रिएजेंट क्या काम कराएगा, डीप मैकेनिज्म से ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। या तो आपको सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि ये रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है, या फिर किसी मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो ज़्यादातर मैकेनिज्म से मिलाकर ही रिएजेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन जो कि पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेवल के हैं, वही क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये सिस टू ब्यूटीन सिस सिन एडिशन इनमें से किसके साथ नहीं दिखाएगी। वही पूछा है, इनमें से कौन सा ये रिएजेंट्स ए बी सी डी ऑप्शन में गिवन है और सिस टू ब्यूटीन के साथ रिएक्ट करके कौन सा वाला सिन एडिशन नहीं दिखाएगा। तो इन सारे ऑप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है KMnO4। तो फर्स्टली अगर बात करें, चाहे सिस एल्कीन हो चाहे कोई भी ट्रांस एल्कीन हो, तो जो रिएजेंट होते हैं उनका एडिशन करने का प्रोसेस फिक्स होता है कि कैसे वो जाके रिएक्शन में प्रोसेस में अटैचमेंट शो कर रहे होंगे। अब KMnO4 और ये एल्कलाइन मीडियम में गिवन है, KMnO4 और बेसिक मीडियम में और H2O, ये एक तरीके का ये सिन एडिशन ही दिखाते हैं। ये अगर सिस टू ब्यूटीन के साथ रिएक्ट करें, सिस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर CH और दोनों साइड सिस का अटैचमेंट है, तो ये CH3 सेम साइड रहेंगे। तो अगर इसमें अटैचमेंट देखो तो ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है, ये वाला रिएजेंट अटैचमेंट सिस डाइऑल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें CH3 और सिन डाइऑल्स बनते हैं, यानी कि एक ही साइड दोनों OH ग्रुप्स आकर अटैच हो जाएंगे। ये बन गया है सिन डाइऑल्स, सिन डाइऑल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये फर्स्ट रिएजेंट सिन डाइऑल्स दे रहा है, जो नहीं दे रहा वही बताना है। OSO4, अगर इसी सेम रिएजेंट में OSO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी सिन डाइऑल्स ही देगा, यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा सिन डाइऑल वाला ही, सिन डाइऑल्स ही इसमें बनेंगे। नेक्स्ट है RCOOH। RCOOH की केस की बात करें तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन ही नहीं देता, ये पर्टिकुलर रिएजेंट ये रिएक्शन ही नहीं देता इसके साथ, ये कोई OH ग्रुप अटैचमेंट नहीं होगी। और लास्टली अगर ब्रोमीन के साथ बात करी जाए तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक एंटी एडिशन रिएक्शन होगी। जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन में ये सेकंड हो गया, और इसी में ही ये हम रिएक्शन में ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, इसी में ही अगर Br2 और CCl4 की बात करें जो कि फोर्थ ऑप्शन है, तो लास्ट ऑप्शन में ट्रांस वाला सॉरी एंटी एडिशन होगा। तो जो दो ब्रोमीन ग्रुप होंगे वो एंटी पोजीशन से आकर जुड़े होंगे। तो ये जो हमने स्टार्टिंग वाला मटेरियल लिया है कार्बन CH3, तो दो ब्रोमीन, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके का एडिशन हो रखा होगा और इसमें एंटी एडिशन होता है। इसमें एंटी एडिशन देखने को मिलता है अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ब्रोमिनेशन कहते हैं और ब्रोमिनेशन एक एंटी एडिशन रिएक्शन होगी। अब इन सभी में से अगर देखा जाए तो एक तरीके से सिन एडिशन रिएक्शन थर्ड वाली भी नहीं दे रही है और फोर्थ वाली, दोनों ही पर्टिकुलर ये सिन एडिशन नहीं दे रहे। एक्चुअल में अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए जो नहीं दे रहे, आंसर होना चाहिए था आपका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन आंसर की में जब आप देखोगे इसमें यूपीपीएससी की, तो उसने वो वाली रिएक्शन को कंसिडर किया था जो ये रिएक्शन ही शो नहीं कर रही, RCOOH उसमें आंसर की में दिया हुआ था। तो उसी के बेसिस पर ही हम जाएंगे जो रिएक्शन ही यहाँ शो नहीं कर रहा। बाकी जो लास्ट ऑप्शन की बात करें तो ये भी एक तरीके से आप देखो तो सिन एडिशन तो देते हैं, लेकिन जो रिएक्शन ही शो नहीं कर रहा एग्जामिनेशन में, इसी को ही उसने करेक्ट आंसर माना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे फेंटन्स रिएजेंट से, फेंटन्स रिएजेंट टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले ये टर्शरी ब्यूटेनॉल देखो, टर्शरी ब्यूटेनॉल CH3
CH3 और OH, टर्शरी ब्यूटेनॉल फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट एक तरीके का एसिटिक एसिड आपको और आयरन क्लोराइड का मिलेगा और H2O2 भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर रिएजेंट का काम क्या होगा कि ये जो एल्कोहल होगा, इस एल्कोहल के बगल से ये जो इसका अल्फा वाला कार्बन है, इसमें ये रेडिकल का जनरेशन करेगा। तो बीच में जो रिएक्शन होगी ये एक रेडिकल का जनरेशन होगा। ये मान लीजिए CH2 रेडिकल जनरेट हुआ और OH ग्रुप एज इट इज रहेगा। अब ये ऐसे रेडिकल दो जनरेट होते हैं, ऐसे ही अगर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएं तो दो रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। ये रहा OH, CH3 और ये रहा CH2। तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे, ये दोनों रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर लेंगे और इनको अगर घुमा कर लिखो तो इनके एडिशन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों CH2 ये आपस में कंबाइन कर चुके हैं और CH2 के बगल में इस कार्बन में दो CH3 है, ये CH3 है और ये रहा OH। तो हमने इस पोजीशन से अटैच कर दिया है, तो इनको हमने घुमा करके लिख दिया है। तो फाइनल जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ये CH3 और ये रहा OH, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम देखो, स्टार्ट करें अगर तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम होगा और 2-4 पोजीशन पे डाईऑल का फॉर्मेशन और 2-4 पे मिथाइल ग्रुप्स भी हैं। तो ओवरऑल इसका नाम देखें तो 2,5 डाई मिथाइल और टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सेन 2,5 डाईऑल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्या नाम आएगा? 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन और ये 2 और 5 पे 2,5 डाई ऑल का फॉर्मेशन हो चुका है। IUPAC नेम नहीं पूछा था, सिर्फ कंपाउंड पूछा हुआ है। तो ये फर्स्ट वाले में देखोगे तो कार्बन ही, ये CHO ग्रुप तो फॉर्म हो नहीं रहा, दो CH3 ग्रुप्स हैं और कार्बन पे OH है, CH2 है और कार्बन पे OH, CH3 का होल ट्वाइस। यही बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है विच इंटरमीडिएट फॉर्म ट्रिप्टिसिन ऑन द रिएक्शन विथ एंथ्रासिन। ट्रिप्टिसिन का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। ट्रिप्टिसिन की ये जो बात करी है, तीन साइक्लिक रिंग्स होती हैं, 3 साइक्लिक रिंग होती हैं, बीच में डबल बॉन्ड ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पे, बाकी कंप्लीट बेंजीन रिंग्स रहेंगी और सेंटर से एक और बेंजीन रिंग यहाँ पे फॉर्म हो रखी होती है, एक और सेंटर से ये रिंग फॉर्म हो रखी होती है और ऐसा कुछ यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा, इसको ट्रिप्टिसिन कहा जाता है। ये है ट्रिप्टिसिन, ट्रिप्टिसिन को फॉर्म करना है तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, ऑप्शंस में देखो कि कौन से एंथ्रासिन की रिएक्शन किसके साथ कराई गई होगी। एंथ्रासिन 3 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं, उसे कहा जाता है एंथ्रासिन। 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होंगी, उसको कहोगे आप कि ये एंथ्रासिन है, दिस इज एंथ्रासिन। और एंथ्रासिन की रिएक्शन, ये जो बीच वाले मिडिल वाले दो कार्बन एटम्स होते हैं, यही दोनों मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और इसी साइड से ही रिएक्शन होती है। तो इसमें नाइट्रीन नहीं, देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक और बेंजीन रिंग ऊपर से आकर जुड़ी होती है। तो ये कार्बीन अकेला एक कार्बन नहीं है, आपको पूरी की पूरी बेंजीन रिंग चाहिए। कार्बीन में तो सिंपली क्या होगा, ये कार्बीन है, कार्बोकेटायन में तो ये CH3 पॉजिटिव है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग चाहिए। नाइट्रीन में भी ये NH2। तो ओवरऑल जहां से आपको कंप्लीट बेंजीन मिलेगी, दैट इज ओनली इन द केस ऑफ बेंजाइन। तो ऐसा आपको बेंजाइन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब इसकी रिएक्शन हम बेंजाइन के साथ कराएं, ये बेंजाइन जहां पे ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साइड में फॉर्म होता है, ये रहा बेंजाइन का स्ट्रक्चर। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। इसमें अगर रिएक्शन देखो, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है और इसकी रिएक्शन ये डाईइन है, बेंजाइन एक डाईइन कहलाता है, सॉरी डाईइन नहीं, ये डाईइनोफाइल कहलाता है। डाईइनोफाइल, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाली साइड इसकी डाईइनोफाइल की तरह वर्क करेगी और ये जो सेंटर में ये दो कार्बन्स प्रेजेंट हैं, ये एक तरीके से वर्क करते हैं डाईइन का,
ये डाइईन का फंक्शन करेंगे। तो इसके सामने जब आप ये रिएजेंट लेकर आओगे तो बेंजीन रिंग देखिए इसमें कैसे अटैच होगी। मान लीजिए इसको आप सामने इसके अगर पुट करो, ये अगर इसके सामने, तो फिर ये रिएक्शन कैसे दिखा रहे होंगे वो देखो आप, मैकेनिज्म समझो थोड़ी इसकी। इसकी मैकेनिज्म ये वाले, ये डाइईन और डाइईनोफाइल 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। ये 4 यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इसके साथ रिएक्शन शो करेंगे। तो ये देखो ये बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होगा और इसके साथ ये रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये अगर रिएक्शन इसमें करवाते हो तो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे एज इट इज है ही, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज, उसका कुछ भी नहीं होगा। बॉन्ड जो शिफ्ट हुए हैं एक बार फिर से समझो इसे, बॉन्ड जो शिफ्ट हुए, ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ गया और ये जो इसके बगल में डबल बॉन्ड था इस डाइईनोफाइल के पास जाएगा और यही वाला बॉन्ड इसके ऊपर उठ के आ जाएगा। तो इनके बीच में ये वाला बॉन्ड अभी अभी फॉर्म हुआ है, ये अभी बॉन्ड फॉर्म हुआ है और ये नेक्स्ट बॉन्ड भी ये अभी फॉर्म ही हुआ है। और जो बेंजाइन का डबल बॉन्ड था वो यूटिलाइज हो गया, तो एक ही बॉन्ड अब इसके पास बचा बेंजीन के पास, और ये ये बेंजीन रिंग कंप्लीट थी तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग कंप्लीट ही है। और ये जो दो डबल बॉन्ड्स थे उनकी जगह अब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ये बगल वाली बेंजीन रिंग के पास, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ चुका है। ओवरऑल ये साइड वाले एटम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 4n+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको डील्स-एल्डर रिएक्शन भी कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डील्स-एल्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये डील्स-एल्डर रिएक्शन है जिसमें एंथ्रासीन बेंजाइन के साथ रिएक्शन करके ट्रिप्टीसीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें पूछा था कौन सा इंटरमीडिएट चाहिए, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट आपको यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो होते हैं जिसके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो। इसके अलावा दूसरे रिएजेंट जो नहीं होंगे दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन से होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल्स के ऊपर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। CH3- गिवन है और CH3- ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन में पूरी की पूरी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी की पूरी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, बल्कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही लोन पेयर की तरह, ये नाइट्रोजन की तरह बन जाता है। कार्बेनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 1 2 ये तो फिल्ड ही रहते हैं। ये हो गया, ये होता है नॉर्मल कार्बन के लिए। और कार्बन के अगर ये तो ग्राउंड स्टेट का हो गया, अगर ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट होता है, अगर इसी में कार्बेनायन का, इसी का एक्साइटेड स्टेट देखो, इसी का ही एक्साइटेड स्टेट देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक और कार्बन आयन, तो इस कार्बन आयन में ये इलेक्ट्रॉन एक और एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, तो अब ये लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज प्रेजेंट अ लोन पेयर, इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये पर्टिकुलर अब एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करेगा। अगला NH2-, अब नॉर्मल NH3 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता था, और उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब तो ये और भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफिलिक
रिएजेंट, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ही कहलाएगा। अगला देखो, अब ये है CH2। अब ये जो बगल में आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ये अगर ऐसा सिस्टम दिया होता है, ये कार्बीन कहलाती है, ये एक कार्बीन कहलाएगी, ये एक कार्बीन कहलाती है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बीन में दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसमें चेक करोगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन इधर से, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और यही पूछा था कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करे तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यही पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट वाले ऑप्शन में ईथर दिया है, ईथर में ये दो दो, ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर्स प्रेजेंट है, कार्बन में आप नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज है तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये दो डॉट्स ऐसे अगर नजर आएंगे तो कार्बन वाले केस में ये आपको लोन पेयर कंसिडर नहीं करना है, ये एक तरीके की कार्बीन होती है, ये एक कार्बीन होती है, ये आपको एक कार्बीन मिलेगी। और इसमें इस एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे, इसका अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो कार्बीन भी दो तरीके की होती है, एक सिंगलेट कार्बीन होती है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है। सिंगलेट कार्बीन में ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से। ट्रिपलेट वाले केस में भी सेम ऑर्बिटल्स आपको ड्रॉ करने हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिंगलेट कार्बीन में दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं और बाकी ये वैकेंट हैं, ये वैकेंट हैं, इसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स। और जो दूसरी ट्रिपलेट कार्बीन होती है उसमें दो स्पिन आपकी चेंज हो रखी थी, दोनों सेम स्पिन में प्रेजेंट होंगे, दैट्स वाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसमें आ जाती है 3, जिसकी वजह से ट्रिपलेट कहलाती है। यहाँ पे दोनों की स्पिन डाउन स्पिन है, ओवरऑल कोई स्पिन नहीं होती, दैट्स वाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आती है, ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और ये डी ऑप्शन में ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये दो, इसमें दो में से करता तो डोनेट एक ही है, लेकिन ये अब लोन पेयर्स हैं, लेकिन ये लोन पेयर्स की तरह काउंट होंगे, दीज आर लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट से पूछा है, जो आपको सिर्फ पता होगा तो आंसर कर पाओगे। पूछा क्या है कि जो कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड जो है जो रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेशन में होता क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में आप हीट ट्रांसफर करते हो, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही यूज होगा, लेकिन ना ही सिंपल नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है, लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है जब हम रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो ट्रांसफर होता है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ट्रांसफर होगा। नाइट्रोजन तो सिंपली N2 होती है, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 का यूज होता है। बाद में दिया है लिक्विड अमोनियम क्लोराइड, ये इसका सॉल्ट होता है, ये यूज नहीं होगा। लिक्विड फ्लोरीन तो भाई बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, ना कि एक रेफ्रिजरेशन का काम करती है। ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन में अब ये GIC का ही क्वेश्चन है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज मोस्ट स्टेबल। और यहाँ से कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी जो है थोड़ा सा स्पेशल केसेस लिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में ये 3 बेंजीन रिंग हैं, ये 3 फिनाइल रिंग्स को यूज कर लिया गया है, ये 3 फिनाइल रिंग्स को यूज कर लिया गया है। और ये रहा कार्बोकेटायन, ये रहा ए ऑप्शन। अगला बी ऑप्शन में है कार्बन पे पॉजिटिव, और ये CH3 और ये रहा CH3। और ये ऑप्शन तो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज इस केस में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और यहाँ पे 3 रिंग का रेजोनेंस मिलेगा जो कि हाईली स्टेबल होगा। थर्ड ऑप्शन भी अच्छा खासा ही होता है, थर्ड ऑप्शन में अच्छा खासा क्यों मिलता है, बिकॉज
ये डांसिंग रेजोनेंस वाला केस है, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला केस है। और लास्टली रेजोनेंस है लेकिन बहुत कम, लास्ट में रेजोनेंस तो प्रेजेंट है लेकिन काफी कम है। तो इन सभी ऑप्शंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम देख लेंगे साथ के साथ। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या है कि 3 फिनाइल रिंग्स का रेजोनेंस है जो कि हाईली स्टेबल है, जो कि हाईली स्टेबल कंपाउंड है। अगले केस में देखेंगे तो इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये तीन टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का प्लस H इफेक्ट है। तो स्टेबल तो ये भी है लेकिन रेजोनेंस से ज्यादा नहीं जीत पाएगा, रेजोनेंस से ज्यादा मिथाइल ग्रुप एक फिनाइल रिंग से ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज जो मीजोमेरिक है इट इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। और जो थर्ड केस है ये भी बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा स्टेबलाइज होता है, बिकॉज ये डांसिंग रेजोनेंस है इसमें, और डांसिंग रेजोनेंस भी बहुत बढ़िया स्टेबलाइज करते हैं। इवन एक अगर रिंग प्रेजेंट हो तो वो एरोमेटिसिटी को भी ओवरकम कर जाते हैं, और ये भी हाईली स्टेबल ही होगा, ये भी हाईली स्टेबल ही होगा। अब आप कहोगे मैम फर्स्ट भी हाईली स्टेबल है, थर्ड भी हाईली स्टेबल है, कंपेयर कैसे करें, हाईएस्ट कौन सा होगा? तो हाईएस्ट होगा फर्स्ट वाला। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा। और लास्ट वाला जो डी वाला केस है, ये पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही रेजोनेट, यहाँ से सिर्फ एक रेजोनेंस प्रेजेंट, रेजोनेंस बहुत कम है सिर्फ एक विनाइल सिस्टम की वजह से। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कम आएगा। अगर रेजोनेंस सिर्फ तभी हारता है जब 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, उस केस में ही रेजोनेंस की हार होती है। अब ऑर्डर अगर देखने जाओगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वैसे पूछा नहीं है आपसे लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे। जो 3 फिनाइल रिंग्स वाला है ए वाला, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सी वाले से, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से हम ए को ही सही मानेंगे। ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा, थोड़ी सी इसकी ज्यादा आएगी, ऑलमोस्ट लिंक तो सिमिलर ही इनकी आती है। उसके बाद हमने क्या बात करी, अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हो तभी वो मीजोमेरिक से जीत पाते हैं। अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हो और एक रेजोनेंस छोटा सा ही मिल रहा हो, तब ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट जीत जाता है। तो ये ए और सी तो हो गया, इसके बाद आ जाएगा बी और लीस्ट हो जाएगा डी, लीस्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, लास्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक रेजोनेंस की बात है, अगर ऐसी ही इस कार्बोकेटायन से एक और जगह से रेजोनेंस आ रहा होता तब ये ज्यादा स्टेबल होता बी वाले से। तो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट। अब इनमें से बेंजाइन इंटरमीडिएट कैन बी ट्रैप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेंजाइन अगर ट्रैप करने की बात आ रही है तो फिर से आपको डील-सेल्डर रिएक्शन से ही डील करना है, जिसमें 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो एक सिंपल टर्म समझ लो कि डील-सेल्डर रिएक्शन में पहले भी हमने डिस्कस करी है। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं डील-सेल्डर रिएक्शन की थ्योरी थोड़ी सी। डील्स-एल्डर रिएक्शन, और ये एक तरीके की पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहाँ से दिखेगी, जैसे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये होनी चाहिए सिस डाइइन, तभी रिएक्शन होगी। ट्रांस डाइइन रिएक्शन नहीं होंगी, दोनों सेम साइड में। यानी कि ये अगर ऐसा अपोजिट सिस्टम होता तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए, ये डाइइन चाहिए होती है। और दूसरा इसी के साथ एक डाइइनोफाइल, तो एक डबल बॉन्ड चाहिए होता है जो डाइइनोफाइल की तरह वर्क करता है। और इनमें एडिशन साइड ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं, साइड ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जनरल अगर रिएक्शन देखें तो ये एक साइक्लिक एडिशन हो जाता है इनमें। और ये फर्दर ये एक इसमें फर्दर एक देखोगे
ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये वाला बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा होगा और इसमें एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। सारे प्रोसेस की अगर बात करते हैं एक एक करके, तो देखो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कौन सा बॉन्ड, ये भी बॉन्ड फॉर्म होगा और ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो बॉन्ड टूट रहे हैं ये रहा बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है एक 6 मेंबर की रिंग मिल जाएगी और ये रहा डबल बॉन्ड और एक और यहाँ से बॉन्ड टूट चुका था, सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डील्स-एल्डर रिएक्शन। तो अब इसमें एक और बात होती है कि रिएक्टिविटी, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी की बात करें तो जो डाइईन है, ये डाइईन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी ये उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। रिएक्टिविटी डाइईन शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और इसी में ही अगर जो डाइईनोफाइल है, डाइईनोफाइल जो है ये इसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अगर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर होगी तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है और ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती है और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह डाइईनोफाइल वर्क करेगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल जितना इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो उतना रिएक्टिव होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है वो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जो डाइईनोफाइल है इट वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल और जो डाइईन होती है इट वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड डाइईनोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू बी मोर रिएक्टिव। तो ऑप्शंस के हिसाब से अब हम अपनी बात करें ये सारे क्वेश्चंस में, बेंजाइन का हमने एक पहले भी क्वेश्चन देखा था। तो जो बेंजाइन है ये एक डाइईनोफाइल की तरह वर्क करती है, ये दोनों बॉन्ड्स रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये पर्टिकुलर बॉन्ड ही इसका रेस्पॉन्सिबल होगा एंड इट वर्क्स एज अ डाइईनोफाइल। ये एक डाइईनोफाइल की तरह वर्क करेंगे। ऑप्शंस में देखो ये फर्स्ट वाला जो है ये एक डाइईन है, कैसे अगर इसको पलटते हैं, ये एक डाइईन है, ये फर्स्ट वाले में रिएक्शन कैसी होगी, इसको अगर पलट के लिखते हो ये रिंग और इसके सामने अगर ये बेंजाइन रखे, हम ये बेंजाइन को अगर रखते हैं, अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो अब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से जा सकती है कि ये सेंटर वाले को छोड़ दो, ये ऊपर वाला अबव द प्लेन आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हो सकता है, इसका प्रोडक्ट ये एक 6 मेंबर की रिंग बन सकती है, ये एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और ये बीच में ये अबव द प्लेन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और बगल में जो बेंजीन है वो एज इट इज चली जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एंड दिस गिव्स, ये 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन देंगे, ये 4+2 रिएक्शन देंगे तो ये करेक्ट होगा। अगला देखो एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। जो बेंजीन है ये रिएक्शन शो नहीं करेगी, बेंजीन जो है, अगर आप बेंजीन के केस में सोचो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिएक्ट करवा देते हैं, आप अगर ये सोचो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें जो बेंजाइन है इससे ऐसी रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये चीज आप ये गलती कभी मत कर देना, बिकॉज ये पर्टिकुलर सिस्टम में, ये पर्टिकुलर सिस्टम में ऐसी रिएक्शन मत करवाना। ऐसी रिएक्शन क्यों नहीं करवानी है, ऐसी रिएक्शन क्यों नहीं करवानी है, इसकी बात समझिए, ऐसा क्यों नहीं करवाना है, क्योंकि जो बेंजीन होती है, क्योंकि जो बेंजीन है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, ये एक डाइईन की तरह वर्क नहीं करेगी कि आप सोचो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की तरह रिएक्ट करवा लो। अब आप कहोगे कि बेंजाइन के केस में ऐसा क्यों हुआ फिर, अब देखो जो बेंजाइन है
अब बेंजाइन के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर कंप्लीटली रेजोनेट करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो रेजोनेंस हो जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो जाता है, दीज आर प्रेजेंट इन द डीलोकलाइजेशन। लेकिन अब ये जो सेंटर होता है, अब ये इसी के साथ ये जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो है ये एक डाइनोफाइल की तरह वर्क करता है, ये एक डाइनोफाइल की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि आप अगर थ्योरी में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो बेंजाइन है इसका ये जो सेंटर होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये भी sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड होता है। दीज आर नॉट sp हाइब्रिडाइज्ड। जो नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा कि अगर नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तो नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड में हम सभी को पता है कि ये जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है कार्बन का, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन बेंजाइन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बॉन्ड्स आपस में बेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो रिंग में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ जाएगी। और ये sp होते हैं अगर तो ये लीनियर शेप आना जरूरी होता है, अगर ये sp होते तो रिंग शुड बी लीनियर, और अगर लीनियर हो जाती तो रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और बेंजाइन स्टेबल नहीं होता और रेजोनेंस भी उसका ब्रेक हो जाता। दैट्स वाई इसमें रिजिडिटी होने की वजह से इसको बेंट फॉर्म में होना पड़ेगा, इसलिए ये सेंटर sp2 ही रहेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड हमने देखा, दिस इज नॉट डीलोकलाइज्ड और इट इज नॉट डीलोकलाइज्ड, ऐसी वजह से ये आप डील सेल्डर रिएक्शन में इसको यूज कर सकते हो। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा नहीं मिलेगा, इसी वजह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन बेंजीन एक डाइईन की तरह फंक्शन नहीं करती। अगला देखो, ये एंथ्रासीन, इसकी रिएक्शन हमने करवाई ही थी, एंथ्रासीन की रिएक्शन हमने करवाई ही थी। इसके सेंटर के जो दो बॉन्ड्स होते हैं ये रिएक्शन देते हैं, ये वाले रिंग में डीलोकलाइज रहेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर सिस्टम एक डाइईन की तरह वर्क करता है और ट्रिप्टिसिन का फॉर्मेशन हुआ था। तो थर्ड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। और लास्ट में अगर फ्यूरान वाला केस है, अगर ऑक्सीजन एज अ सेंटर एटम है तो ये रिएक्शन देगा, सिर्फ यही रिएक्शन देता है, पायरोल वगैरह रिएक्शन नहीं देते। तो ये रिएक्शन कैसे होती है? वैसे तो इसमें डीलोकलाइजेशन होता है, बिल्कुल होगा, लेकिन फ्यूरान इज द ओनली केस जहां रिएक्शन हो जाती है। तो बेंजाइन जब इसके साथ रिएक्शन शो करेगा तो बिल्कुल जैसे हमने 5 मेंबर की रिंग में रिएक्शन करवाई थी, पूरी रिएक्शन एज इट इज ही प्रोसीड कर जाएगी और ये एक 6 मेंबर की रिंग जनरेट होगी। बिल्कुल इसी तरीके से डबल बॉन्ड्स आएंगे और इस सेंटर पे ऑक्सीजन आ जाएगा और बाकी ये रहे बेंजाइन। ये रिएक्शन ऐसी कुछ आपको नजर आएगी। तो ये फोर्थ वाला भी रिएक्शन देगा जो डील सेल्डर रिएक्शन इसमें चाहिए, और बस सेकंड वाला नहीं देगा। तो पूछा था कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1, 3 एंड 4 इसके राइट आंसर्स हैं। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको डील सेल्डर रिएक्शन की थ्योरी कंप्लीट यहाँ समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये इंटरमीडिएट से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में मैकेनिज्म वाला पार्ट है। और ये रिएजेंट का यहाँ पे क्यों है? बिकॉज ये ब्यूटाइल लिथियम रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। और ब्यूटाइल लिथियम क्या है? ये वैसे तो एक बेस होता है, लेकिन ये अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कराता है। ये वाला रिएजेंट एक मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कराता है। मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कैसे होगी? ये जो सिस्टम है, ये 3 मेंबर की रिंग है और एक साइड R, दूसरे साइड भी R, और ये रहा ब्रोमीन और ये रहा ब्रोमीन। और इसमें अगर ब्यूटाइल लिथियम आप ऐड करते हैं, ब्यूटाइल लिथियम अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो फर्दर मेटल और हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। मेटल क्या है? लिथियम प्लस मेटल है, ब्यूटाइल माइनस, इसमें न्यूक्लियोफाइल है। और ये Br के साथ हेलोजन एक्सचेंज कर लेगा तो ये LiBr निकल जाएगा। और ये अब यहाँ से रिएक्शन होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा? देखिए, ये CH3 एज इट इज, ये भी CH3 और ये रहा Br। अब ये Br माइनस निकला है। अच्छा, ये मेटल के साथ हेलोजन एक्सचेंज हुआ है तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये रिएक्शन में
वापस से Br यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एक कार्बीन इंटरमीडिएट जनरेशन की रिएक्शन होती है, ये एक कार्बीन इंटरमीडिएट जनरेशन की रिएक्शन होगी। और ये पर्टिकुलर केस में LiBr का फॉर्मेशन नहीं होता। मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में होता क्या है, ये जो ब्यूटाइल लिथियम है ये मेटल को एक्सचेंज करके हेलोजन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगी। तो ये माइनस यहाँ पे ब्यूटाइल के साथ Br आ जाएगा, ब्यूटाइल के साथ Br आ जाएगा और ये Br निकलता है Br माइनस, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा Br माइनस, ये एक्सचेंज, एक सेकेंड, ये इस केस में यस ब्यूटाइल और ये Br एक्सचेंज हो जाएगा, लिथियम से Br एक्सचेंज होता है तो ये Br निकलता है इन द फॉर्म ऑफ Br पॉजिटिव, ये Br निकलता है इन द फॉर्म ऑफ Br पॉजिटिव। कौन सा कलर आपको ज्यादा सूटेबल होगा, आई थिंक ये विजिबल होगा, ये Br पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता है बिकॉज मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। तो मेटल पॉजिटिव है तो एक्सचेंज होगा वो पॉजिटिव आयन से ही, Br पॉजिटिव निकलेगा इसलिए ये नेगेटिव आयन का जनरेशन हुआ और नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है Br। अब ये Br निकला है Br माइनस के फॉर्म में, अब ये पर्टिकुलर ये कार्बीन इंटरमीडिएट का जनरेशन हो जाएगा और कार्बीन इंटरमीडिएट ये X यहाँ पे जनरेट हुआ है और बस ये X ही पूछा हुआ था कि क्या फॉर्म होगा, यही X ही पूछा हुआ था कि क्या फॉर्म हो रहा होगा। तो ये ब्यूटाइल ये सब जगह आप देख सकते हैं क्लियरली, डी ऑप्शन में बिल्कुल क्लियरली आपको दिया हुआ है। और फिर ये फाइनली ये ओपन होकर चेन कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, जो X है वही इसका मेन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की हमने बात करी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि गरीब होना चाहिए, गरीब होना चाहिए जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। देखो जब रिएक्शन हम इसमें रिएजेंट्स की बात करते हैं तो वो इसी तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा बिकॉज पीजीटी में मेनली 11th-12th की केमिस्ट्री से ही पूछा जाता है, ज़्यादा हायर लेवल आपको नहीं पूछा जाएगा। अब फर्स्ट वाला जो है OH पे माइनस, सिर्फ अगर OH होता है वो अकेला ही आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर देगा और O पे अगर माइनस आ गया ये तो और भी बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो दूर की बात है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगला है RNH2, नॉर्मल NH2 ही यहाँ पे रिएक्टिव होता है बिकॉज ये लोन पेयर है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है और बेस की तरह भी ये काम करता है। Cl माइनस में जो नेगेटिव चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करेगा जिसमें अपने पूरे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। AlCl3 वाला केस जो है ये रहा, और ये AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल डेफिशिएंट है बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हैं टोटल यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से ये एग्जिस्ट करता है एज डाइमर, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा लेकिन नॉर्मल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एक्सेप्ट कहाँ करता है इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम है और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स भी तो हैं, वैकेंट कौन से वाले, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं उनमें ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को कर लेता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह फंक्शन करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये कुछ कार्बोकेटायंस हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आप चेक करो ये है सारे के सारे एक ही कंपाउंड है, सिर्फ उस कार्बोकेटायन की पोजीशन चेंज कर दी है। तो अगर फर्स्ट वाले केस में देखो तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है उससे ही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले केस में ये बगल वाला हाइड्रोजन और ये रहे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और सेकंड वाले केस में ये कार्बोकेटायन ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 और ये रहे 2, तो टोटल 3 और ये हो जाएंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। अब नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और ये रहे 2 और हाइड्रोजन, टोटल इसमें है 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। फोर्थ ऑप्शन में CH2 पॉजिटिव और यहाँ से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मिलेगा और कोई नहीं है, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में है सिर्फ एक ही अल्फा
हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा है सेकंड में, उसके बाद है थर्ड में, फिर है फर्स्ट वाला और लास्ट है फोर्थ वाला। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पूछा था मैक्सिमम कौन सा, अच्छा ऑर्डर ही पूछा है, तो 2 3 1 4 ऑर्डर हो जाएगा। ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब ये पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट की तरह फिर से कौन सा फंक्शन करेगा। H2O वाटर में ये लोन पेयर्स होते हैं, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। NH3 में भी ये लोन पेयर्स हैं, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। AlCl3 अभी ही हमने चेक किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दैट्स वाई इट वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल। और C2H5NH2 ये नाइट्रोजन में लोन पेयर्स, और दूसरा एक एल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप का एक इंडक्टिव इफेक्ट भी मिलेगा, तो ये और ज्यादा बेटर बेस ही हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल ही है। पूछा था इलेक्ट्रोफाइल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा हुआ था, और इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था ये यूपी टीजीटी साइंस का था। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। यूपी टीजीटी का यूकेपीएससी मेंस में पूछ लिया, यूकेपीएससी मेंस में, और 2020 का ही क्वेश्चन है। अगला है फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस। फॉर्मिक एसिड किसको रिड्यूस कर सकता है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और टीजीटी का है। सोचो टीजीटी में ही इतना अच्छा लेवल का पूछा है कि पीजीटी में नहीं पूछ रहे। तो अब ए ऑप्शन में अगर टॉलेंस की बात करें, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, और साथ में टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस होता है सिल्वर वाला, टॉलेंस होता है सिल्वर, और इसमें NH3 का होल ट्वाइस, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक टॉलेंस रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन जब होगी तो ये सिल्वर PPT Ag का PPT निकल जाएगा, और साथ में CO2 भी निकल जाएगी, और NH2 भी और साथ में NH3 भी निकल जाएगा, और वाटर भी निकल जाएगा। सिर्फ इतना मतलब है, पूरे से मतलब है ही नहीं रिएक्शन से। मतलब कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ सिल्वर पॉजिटिव में प्रेजेंट था, और ये सिल्वर 0 में आ चुका है, तो ये हो चुका है रिड्यूस, ये रिड्यूस हो चुका है। तो इसी वजह से फॉर्मिक एसिड ने यहाँ पे सिल्वर, ये है टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, तो यहाँ टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस हो चुका है, फर्स्ट यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। अगला देखो ऑल द अबव है, तो हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बी ऑप्शन में है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2, मर्क्यूरिक है, और मर्क्यूरिक Hg+2 वाला होता है, मर्क्यूरस होता है +1 वाला, और ये अगर रिएक्शन देता है तो ये बन जाएगा Hg2Cl2, और साथ में CO2 और H2O निकल जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन अगर इसकी होती है फॉर्मिक एसिड, अब ये Hg यहाँ +2 में है, Hg यहाँ +1 में है, दिस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, इसका भी रिडक्शन हो गया, तो इसने दोनों का रिडक्शन करवाया। तीसरा नहीं भी देखोगे ऑल द अबव ही आएगा अगर एक से ज्यादा करेक्ट है। और लास्ट में वैसे पोटेशियम परमैंगनेट की भी रिएक्शन आप देख लो, ये है पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन HCOOH KMNO4। अब इसकी रिएक्शन जब होती है, ये रिएक्शन होगी तो फॉर्म क्या होगा, ये पोटेशियम परमैंगनीट यहाँ Mn+7 में होगा, और ये +7 से रिड्यूस हो जाता है +2 में MnSO4 में, MnSO4 में रिड्यूस हो जाएगा। और MnSO4 में कैसे ये रिएक्शन होती है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में, दैट्स वाई H2SO4 इसको यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही होती है। MnSO4 में निकलेगा, और इसी तरीके से ये यहाँ से जो CO2 भी मिल जाएगा, MnSO4 मिलेगा, और साथ में CO2 भी मिलेगा, H2O भी मिल जाएगा, और इसमें ये पोटेशियम भी रिड्यूस होगा, ये K2SO4 में वो पोटेशियम रिड्यूस नहीं होगा, वो K+ से K+ में ही रहेगी। कुछ ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। यहाँ रिडक्शन हमें बात करनी है मेन मेटल की, जो Mn+7 में है,
और ये फाइनली Mn+2 में पहुंच गया है, तो ये भी रिड्यूस है, ये भी रिडक्शन ही हुआ है, ये भी रिडक्शन ही हुआ है। सारी रिएक्शन में जो एसिटिक फॉर्मिक एसिड है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ये रिड्यूस करवा रहा है। ये ऑल द अबव इसलिए इसका राइट आंसर होगा। अगला हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे कोर्स के बारे में जो यूपीजीआईसी के फॉर्म्स आउट हुए हैं, उसके लिए विज्ञान वृक्ष में आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है, जिसकी फैसिलिटीज की बात करें तो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं, हर एक टॉपिक का लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ चैप्टर वाइज टारगेटेड असाइनमेंट्स भी मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, और साथ में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाती है जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस और साथ में डाउट फैसिलिटी भी मिलेगी विद प्रॉपर गाइडेंस। और ये कोर्स आपको अभी मिल रहा है 5999 का ऑफर में। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, और अगर आपको कोर्स के और डिटेल्स देखने हैं तो वो आप विज्ञान वृक्ष के ऐप में देख सकते हैं, आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट यहाँ पे लिंक मिल जाएगा ऐप के लिए। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग गिवन बिलो। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है, कार्बन आयन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, कार्बन आयन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। अब इनमें से ऑप्शंस देखो, ये आप देखोगे तो कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड में अटैच्ड है, तो कार्बन ये sp में माइनस चार्ज है। अगले केस में ये डबल बॉन्डेड सिस्टम में है, ये कार्बन sp2 है, और दूसरा ये R ग्रुप यहाँ डोनेशन भी दे रहे हैं, ये R ग्रुप यहाँ पे डोनेशन भी दे रहे हैं, और ये मिल जाएगा आपको प्लस H इफेक्ट। और लास्ट वाले केस में ये नॉर्मल है कार्बन sp3 स्टेट में, और फर्स्ट ये सी ऑप्शन में ये R ग्रुप प्लस H से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहे हैं, और ये कार्बन है sp3 कार्बन। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका ये इफेक्ट पड़ता है कि जो परसेंटेज s कैरेक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अब इसमें अगर आप कार्बन आयन की बात करो तो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज स्टेबलाइज्ड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज is stabilized on more electronegative एटम। ऐसा क्यों, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी टेंडेंसी ही तो होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखना, और नेगेटिव चार्ज में आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इसी वजह से तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन्स खींच के रखता है। तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और अगर परसेंटेज इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड है इसमें हाईएस्ट परसेंटेज s होता है जो कि है 50% s कैरेक्टर, इसमें 33.3% s कैरेक्टर, यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 25% एस, यहाँ पे भी सिर्फ 25% एस कैरेक्टर। जहाँ हाईएस्ट परसेंटेज एस है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बेटर तरीके से आप होल्ड कर पाओगे, इसीलिए ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर देखो ये sp2 वाले ये इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, और इसके अलावा ये जो sp3 वाले हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने की वजह से ये थोड़ा सा डी स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू डी ऑप्शन। तो ज्यादा ही पूछा था मोस्ट स्टेबल, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, मेटा डायरेक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कहलाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं, या फिर आप सीधा लिख लो जो प्लस m वाले, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और माइनस m इफेक्ट वाले मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। अब फर्स्ट केस में जो है Cl माइनस,
ये अगर जो भी इफेक्ट लगेगा किसी रेजोनेटिंग सिस्टम पे ही लगेगा। तो क्लोरीन में अगर बात करते हैं तो इसमें प्लस एम भी होता है और माइनस आई भी। माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एबिलिटी को डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड कर सकते हो आप सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के बेसिस पे। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाता, ये सिर्फ मीजोमेरिक और इंडक्टिव, जिसमें इसका इंडक्टिव भले ही ज्यादा होता है, भले ही इसका इंडक्टिव ज्यादा होता है, लेकिन इंडक्टिव यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ऑर्थो डायरेक्शन होगा या पैरा डायरेक्शन होगा या मेटा डायरेक्शन होगा। तो इसमें प्लस एम है, इसी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अगले केस में अगर यही NH2 ग्रुप लगा देते हैं, NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो होता क्या है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स के, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, जो कि एक प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट लगता कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये जाएंगे इस ऑर्थो पोजीशन पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, फिर ये पैरा पे आएगी और फिर से ये शिफ्ट होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा ऑर्थो पे वापस से चली जाती है। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहलाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब ये सेकंड भी नहीं होगा, तो थर्ड वाले में सी ऑप्शन में CH3, CH3 ये सिंपली हमने जैसे बात करी थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, यही दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या इफेक्ट लगेगा। तो ये जो CH3 ग्रुप है, अगर इसे हम ओपन करके लिखें, अगर इसे ओपन करके लिखते हो तो CH3 अगर बेंजीन से अटैच्ड है, ये लगाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसमें ये सिग्मा CH बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगी और ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जैसे हमने मीजोमेरिक में शिफ्ट किया यहाँ भी वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो CH3 ग्रुप है, दिस इज प्लस H इफेक्ट, दिस इज प्लस H इफेक्ट। तो ये जो हम बात कर रहे थे प्लस M की, ये प्लस H वाले भी होते हैं और माइनस H वाले ये नीचे वाले हो जाएंगे, लेकिन इंडक्टिव ये बात नहीं कर पाएगा। तो ये भी होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही, क्योंकि ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और इसके बाद लास्ट वाला जो बचा साइनाइड, साइनाइड जो बचा है, अब ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम। माइनस एम क्यों होगा, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपनी तरफ, और उल्टा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑर्थो पे पॉजिटिव आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो फिर पैरा पे पॉजिटिव आएगा, ये फिर से शिफ्ट होंगे तो फिर से ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसी वजह से मेटा जहां एटलीस्ट नॉर्मल स्टेट तो है, तो वहां जाता है अब आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स वाई ये मेटा डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर माइनस एम ग्रुप होता है तो वही होते हैं मेटा डायरेक्टर्स, बिकॉज ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट चुकी होती है। डी ऑप्शन इसलिए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट रिएक्टिव डाइइनोफाइल इज। डाइइनोफाइल हमने जब पूरा डिटेल बात करी थी डील सेल्डर रिएक्शन की, आप दोबारा से देख सकते हैं उन डिटेल्स को। हमने रिएक्टिविटी की भी बात करी थी कि रिएक्टिविटी डाइइनोफाइल अगर ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वो मोर रिएक्टिव होगा, वहीं डाइइन मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वहां पे रिएक्टिविटी फास्ट होगी। क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें बात हो रही थी डाइइनोफाइल की, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं, तो ये जितना गरीब होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये ज्यादा बेटर रिएक्शन का रेट दिखाएंगे। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डाइइनोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, जो इलेक्ट्रॉन्स उनसे खींच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पर आए, यहाँ अगर हम क्वेश्चन पे आए तो डायरेक्टली इसमें हम अब लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डाइइनोफाइल is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। ये बात हमने समझ ली थी। अब इन सभी में देखो फर्स्ट वाला जो है
जो फर्स्ट वाला है ये डबल बॉन्ड CH है और इसमें ये एक साइनाइड लगा हुआ है, इसको ओपन करके लिखोगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। सेकंड केस में ये डबल बॉन्ड है और इसमें COOMe ग्रुप लगा है। सी ऑप्शन देखो तो यहाँ है ये CH डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन में एक साइड दोनों साइनाइड है, ये दो साइनाइड ग्रुप्स हैं। और एक सेकेंड, इसमें आप देखो जहां CH है वहां एक साइनाइड है, जहां कार्बन है वहां दो साइनाइड है, और साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। -M, हमने अभी ही इसको चेक किया, और यहाँ 3 -M है तो रिएक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी। यहाँ एक -M है, यहाँ पे भी एक -M है, और स्ट्रेंथ पे फंक्शन होगा। फिर लास्ट ऑप्शन में CH3 ग्रुप लगाया हुआ है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से अटैच्ड है CH3 ग्रुप। अब इन सभी में देखो, इसमें फर्स्ट केस में -M, यहाँ पे 3 -M, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और उल्टा यहाँ पे तो क्या कर दिया, ये CH3 जो कि बगल में अगर डबल बॉन्ड है ये +H इफेक्ट लगाएगा, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ऑर्डर देखोगे जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मोस्ट रिएक्टिव। इसके बाद अगर -M टेंडेंसी की बात करते हैं तो ये साइनाइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू COOMe, तो ये साइनाइड हो जाएगा इसके बाद, पहले वाले के बाद A ऑप्शन, फिर आएगा B, और लीस्ट हो जाएगा D ऑप्शन। ऑर्डर पूछा होता तो CABD होता, मोस्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगला देखिए, अब ये है फिर से रिएक्टिविटी वाला, जिसमें स्टेबिलिटी की ही बात करी हुई है, कार्बोकैटायंस की। और इसके पहले जो देखा था केस, उसमें भी ये पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट था, जहां ये तीन साइक्लोप्रोपिल ग्रुप्स का यहाँ पे लग रहा था, डांसिंग रेजोनेंस वाला केस। और ये सिर्फ जीतता है कब, जब 3 रेजोनेंस की बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पे कोई वैसा केस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, एक फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है, एक फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है। दैट मीन्स अब ये सिस्टम डांसिंग रेजोनेंस से तो नहीं जीत सकता, इवन अगर 2 फिनाइल रिंग्स होती तो भी ये नहीं जीत पाती। तो ऑप्शंस के हिसाब से अब ये B ऑप्शन जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बात आती है C ऑप्शन की और A ऑप्शन की। एक अगर रिंग भी है ना, तो ये एक यहाँ पे फिनाइल रिंग के अलावा साथ में इसके केस में एक तो डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा है, एक तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, और इसके अलावा ये 6 अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं, तो ये ज्यादा यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को एज कंपेयर टू नॉर्मल सिंगल फिनाइल रिंग। तो BCA यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, BCA इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। नेक्स्ट, अब इनमें से आपको दिया है कि कौन सी स्पीशीज कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ब्रॉन्स्टेड एसिड की अगर कंसेप्ट की बात करी जाए तो ब्रॉन्स्टेड एसिड वो वाले होते हैं जो H+ को डोनेट करने का काम करें, या फिर कोई भी प्रोटॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये वाला जो सिस्टम है ये कार्बोकेटायन, तो ये अगर कार्बोकेटायन है तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर होते हैं। ये प्रोटॉन कैसे डोनेट कर सकता है, ये H+ को डोनेट करके ये एल्कीन बना लेते हैं, ये एल्कीन सिस्टम बना लेते हैं। ये प्रोटॉन को डोनेट करके सेंटर एटम पे ये एल्कीन सिस्टम जनरेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर सकता है। बाकी अगले केस में देखो, यहाँ पे तो सिस्टम ही बिल्कुल इनकम्प्लीट सा दिया हुआ है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगले केस में CH2- और ये CH2- एक बेस की तरह फंक्शन करेगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये नहीं हो सकता ब्रॉन्स्टेड एसिड। अगले केस में C6H5- ये होता है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। और ये एनायन जो है, ये एनायन अब यहाँ पे एक लीगेंड की तरह काम करता है, और ये एक लीगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो, ये एक लीगेंड है। और लीगेंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं,
इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर कभी भी ब्रोंस्टेड एसिड की तरह फंक्शन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगला केस है रीमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। रीमर टीमन रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली ये फिनॉल्स की रिएक्शन होती। इस केस में फिनॉल्स, ये रहा फिनॉल, फिनॉल किससे रिएक्ट करता है, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये जो रिएजेंट हमने यहाँ लिया, ये रिएजेंट में इसलिए आया बिकॉज ये रिएजेंट ही आपस में पहले रिएक्ट करते हैं, ये रिएजेंट ही पहले आपस में रिएक्ट करेगा। CHCl3, ये है CHCl3, NaOH आपने ऐड किया और NaOH क्या है, एक बेस है। ये बेस एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बेस एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस निकलेगा तो ये CCl Cl और ये Cl, ये माइनस यहाँ बचेगा, ये माइनस यहाँ पे बचा है तो अब ये नेगेटिव Cl निकल जाएगा, Cl माइनस निकला तो वही सेम केस है जैसा हमने एक पहले देखा था कि कार्बीन का जनरेशन हो गया और ये डाई क्लोरोकार्बीन है, दो क्लोरीन एटम्स यहाँ पे हैं, दैट्स व्हाई इट इज डाईक्लोरोकार्बीन, इट इज डाईक्लोरोकार्बीन। ये ऑप्शंस में देखो, अब ये जो डाईक्लोरोकार्बीन है इससे यही जनरेट होता है, ये मिल करके पहले आपको डाईक्लोरोकार्बीन देगी और ये डाईक्लोरोकार्बीन ही यहाँ रिएक्शन करेगी। कैसे, पहले तो ये रिएक्शन देखो, पहले तो ये NaOH के साथ ये बेस है जो ये H प्लस को, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये फिनॉक्साइड आयन में जनरेट हो जाएगा। इसमें ये फिनॉक्साइड आयन जनरेट जो होता है ये CCl2 कार्बीन होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, तो ये फिनॉक्साइड आयन में ये बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बीन पे अटैक करेगी और ये कार्बीन के बाद फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है वो वापस से रेजोनेंस यहाँ पे फॉर्म करेगा। अल्टीमेटली मैकेनिज्म आप देख सकते हो, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन आपके काम की नहीं है, लेकिन ये आपके काम की नहीं है। ये माइनस चार्ज और ये जो हाइड्रोजन होता है ये वापस से इसमें रेजोनेंस क्रिएट कर देगा, ये वापस से इसमें रेजोनेंस क्रिएट कर देगा, ये रिंग और ये O पे माइनस और ये कार्बन Cl और Cl। इसके बाद इसमें क्या होगा कि फर्दर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो जो CCl बॉन्ड है वो आपस में टूटेगा और फाइनल जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फाइनल OH तो यहाँ पे वापस से रीगेन हो जाएगा और ये CHO जनरेट हो जाता है, तो ये यहाँ पे CHO का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओवरऑल सिर्फ इतना ही काम था कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, पीजीटी में उतनी मैकेनिज्म की नीड ही नहीं है, इसकी नीड ही नहीं है, सिर्फ आपके काम का इतना ऊपर वाला ही पोर्शन था, इतना ही पोर्शन था कि क्या इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं डाईक्लोरोकार्बीन जनरेट होगी, ना कार्बन आयन ना फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बीन इज मोस्ट स्टेबल सिंगलेट कार्बीन। हमने कार्बीन की बात करी थी, कार्बीन दो तरीके की थी, कार्बीन जो थी वो हमने अभी देखा कि एक तो सिंगलेट थी और दूसरी ट्रिपलेट थी। तो हमें यहाँ सिंगलेट का पूछा है, ट्रिपलेट हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं तो हम दोनों दोबारा नहीं देखेंगे। होता क्या है इसमें, ये एक लोन पेयर की तरह होता है और ये बाकी यहाँ एक लोन पेयर की तरह, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बात हमने अभी देखी हुई है, ये इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फर्दर होता क्या है, अगर सिंगलेट कार्बीन है उस केस में अगर कोई ऐसा, ये हाइड्रोजन की जगह कोई भी ऐसा स्पीसीज अटैच्ड हो जिसमें कोई लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, अगर हम सिंगलेट कार्बीन की बात करते हैं, सिंगलेट कार्बीन में ये जो लोन पेयर है, सॉरी लोन पेयर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो साइड में कोई ग्रुप है, मान लीजिए ये जो साइड में कोई ग्रुप है, ये अगर लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है तो ये इस वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर सकता है। ये वैकेंट यहाँ पे अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा, और अगर ऐसा सिस्टम कोई कार्बीन में प्रेजेंट होता है तो वो सिंगलेट फॉर्म उसकी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। जनरली क्या होता है, इन जनरल बोला जाता है कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है दैट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट फॉर्म।
ये होता है जनरल ट्रेंड। लेकिन अगर कार्बन के बगल में कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर्स हैं तो वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। और अगर ये देखो ये कार्बन होता है सेकंड पीरियड का, तो जो डोनेट करने वाला लोन पेयर का ग्रुप है अगर ये भी सेकंड पीरियड का रहे तो ये बेस्ट ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक तरीके से बैक बॉन्डिंग होती है ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। अब ऑप्शंस में देखो ये जितने एटम्स हैं एक एक करके अगर हम सब डिस्कस करें तो जो CF2 है फर्स्ट केस CFF और ये रहे कार्बीन और इसमें ये रहे वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो जो CF वाला सिस्टम है ये फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड का और ये वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है लेकिन ये दोनों 2p ओवरलैप हो जाएंगे, 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। इसके अलावा ये देखो इसमें दो दो फ्लोरीन है, दोनों साइड से डोनेट कर देंगे तो पूरा स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। इसके अलावा CCl2 में भी लोन पेयर्स होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिस्टम आप देखो, नेक्स्ट सिस्टम जो है ये वैकेंट ऑर्बिटल्स और ये क्लोरीन, दिस इज आल्सो क्लोरीन। अब इसमें क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है इसमें जो लोन पेयर्स हैं ये भी डोनेट हो सकते हैं लेकिन ये कार्बन सेकंड का है और क्लोरीन होता है थर्ड पीरियड का। तो 3p से इसमें इलेक्ट्रॉन्स 3p से 2p में जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी वीक हो जाती है, ये थोड़ी सी वीक ट्रांजिशन होगा, बैक बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी। अगले केस में कार्बन के बगल में ऑक्सीजन है, इसको अगर थोड़ा सा आप ओपन करके लिखो, ये सी ऑप्शन में कार्बीन जो है इसके बगल में एक OCH3 है और बगल में एक CH3 है। एक CH3 तो कुछ भी नहीं काम करेगा लेकिन ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है एक जगह पे लेकिन ये फ्लोरीन दो प्रेजेंट है तो इस वाले में ज्यादा डोनेशन होगा। अब आते हैं लास्ट में है CbR2 और CbR2 का आप यहाँ ही देख लो, CbR2 के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में तो ये डोनेशन हो जाएगा 3p भी नहीं, अब तो ये 4p से डोनेशन होगा 2p में, तो ये तो वीकेस्ट हो जाएगी, ये तो वीकेस्ट हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगी CF2 के केस में, ये CF2 के केस में मोस्ट स्टेबलाइज्ड सिस्टम हो जाएगा। अगला अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से पूछा है कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट एक रिएजेंट है, ये एक रिएजेंट है, इसका फंक्शन भी डिस्कस कर लेंगे। विल्किंसन कैटलिस्ट, अब ये होता है रोडियम का कॉम्प्लेक्स PPH3 का होल थ्राइस Cl, PPH3 का होल थ्राइस Cl, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट जिसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा लेकिन उसी तरीके का आपको नजर आएगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर और इसका यूज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होगा, ये करवाता है, फंक्शन होता है इसका जो एल्कीन सिस्टम होता है उसका हाइड्रोजनेशन, ये करवाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करवाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये एक रिएक्शन दी हुई है, पूछा है कि ये कन्वर्जन कौन सा रिएजेंट बेस्ट करवा सकता है। ध्यान से अगर रिएक्शन देखो तो स्टार्टिंग में आपको एक एमाइड गिवन है और जो कि 3 कार्बन एटम्स का है, CH3 CH2 और CONH2 है, ये 3 कार्बन्स वाला अमाइड है और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ये अमीन बना है और उसमें एक कार्बन कम हो गया। और जब एक कार्बन कम अमीन बनाना हो अमाइड से, इसके लिए रिएक्शन में बेस्ट सुटेबल होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन सबसे बेस्ट करवाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ये बेस्ट रिएक्शन होती है इसके लिए और ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है। इसके बेस्ट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, ये वाली नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करती है, ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करेगी। और इसका रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इसमें यूज करते हो आप ब्रोमीन, ब्रोमीन और साथ में NaOH और साथ में उसमें वाटर भी आप ले सकते हैं।
और ये मिलकर के आपको देगा एक कार्बन कम अमीन, अमाइड। और जो अमीन होती है ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, एक कार्बन लेस अमीन ही मिलती है, यही इसमें फॉर्म होगा। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट में मिल जाते हैं आपको NaBr भी मिल जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में, और साथ में CO2 भी निकल जाएगा, इसमें NaBr भी मिल जाता है, CO2 भी निकल जाता है, H2O भी निकल जाता है। और ऑप्शन में देखोगे तो जो रिएक्शन है ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी H2 कैटेलिस्ट क्या करता, सीधे CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देता, एक कार्बन कम नहीं होते। और ये एक तरीके का हो जाता, यहाँ पे ये रिएक्शन में भी एक कार्बन कम नहीं होता आपका, लास्ट में भी ये कार्बन कम नहीं होता। तो सिर्फ कार्बन कम कराना है तो उसके इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का ही यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अब ये भी इसमें ये रिएजेंट चार गिवन है और विच विल कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन को बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बेंजीन को बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। कौन से रिएजेंट्स यूज किए जा सकते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है COHCl एनहाइड्रस ClCl3, तो जो फर्स्ट वाला रिएजेंट है ना ये रिएक्शन करवाएगा और इसे कहते हैं गाटरमैन, इसे कहा जाता है गाटरमैन कोच रिएक्शन। और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और यहाँ से आपको CHO ग्रुप कन्वर्ट होते हुए भी नजर आएगा। तो ये फर्स्ट वाली गाटरमैन कोच रिएक्शन CHO ग्रुप को इंप्लीमेंट कर सकती है इन द बेंजीन रिंग। इसके बाद नेक्स्ट में है ZnCl2 और उसमें HCl और वाटर का एडिशन किया हुआ है। ये जो दूसरी रिएक्शन है इसमें भी रिएक्शन सेम ऐसे ही प्रोसीड कर सकती है। इसमें क्या बनता है, सेकेंड रिएक्शन में जो बेंजीन है ये रिएक्शन करती है Zn साइनाइड के साथ, जिंक साइनाइड के साथ, और ये जो HCl गिवन है तो सबसे पहले तो इसमें साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है सेंडमेयर्स रिएक्शन। और ये सेंडमेयर्स रिएक्शन के बाद फर्दर जो रिएजेंट यहाँ पे दिया है इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है हीट के साथ, तो ये हाइड्रोलिसिस करके ये बना देता है एल्डिहाइड। तो ये सेकेंड रिएक्शन भी इसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा, फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है अब ये HCHO मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड HCl एनहाइड्रस AlCl3। थर्ड वाले केस में अब थोड़ी कहानियां बदलती हैं, इसमें जो रिएजेंट लिया हुआ है इस रिएजेंट में मिलता है HCHO HCl और एनहाइड्रस AlCl3 को हीट करने पे ये रिएक्शन में ये होती है क्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन, इसमें आपको कोई CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं होगा। AlCl3 एक तरीके का लुइस एसिड होता है। लास्ट वाले ऑप्शन में CH3 का होल थ्राइस NH और HCHO और POCl3, अगर ये POCl3 ग्रुप आ चुका है ये पूरा ग्रुप मिलके CHO को इंट्रोड्यूस कर देता है और ये रिएक्शन भी आपकी फाइनली यूजफुल होती है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यहाँ करेक्ट ऑप्शन होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट होंगे। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओ, थर्ड नहीं होगा तो थर्ड से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल ऑक्सीडाइज टोलुइन टू बेंजेल्डिहाइड, टोलुइन को बेंजेल्डिहाइड में, टोलुइन CH3 इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है बेंजेल्डिहाइड में। तो इसमें थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा बिकॉज जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो कार्बन को सीधा COOH में ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो बीच का ही काम करवा पाए। हमें लेना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप देखो तो CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, यस ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये काम कर देगा। CrO2 Cl2 भी ये काम कर देगा। SeO2, अब इसमें हमने जो रिएजेंट्स लिखे इसमें जो फर्स्ट वाला था CrO3 एसिटिक एसिड और साथ में CrO3 बाद में फिर से लिख दिया तो ये वाला काम करवाता है। दूसरा इसमें आप यूज कर सकते हो CrO2 Cl2 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो बाद में थर्ड में गिवन है इसमें अगर SeO2 ऐड कर दिया, SeO2 क्या करता है इसमें OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर देता है एलाइल पोजीशन पे, SeO2 एलाइल पोजीशन पे
मतलब ये एलाइल, ये कार्बन है, इसमें CH2OH, ये फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का, बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। लास्ट ऑप्शन में KMNO4 एसिड ऐड किया हुआ है, KMNO4 बेसिक, सॉरी, तो ये KMNO4 जो है ये कर देता है सीधा का सीधा, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये KMNO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये CHO में नहीं COOH में कन्वर्ट करेगा। लास्ट के दो ये काम नहीं करवा सकते, ये नहीं करवा सकते जो रिएक्शन में पूछा हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड इसमें राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में है कि इनमें से कौन से कंपाउंड मोस्ट बेसिक होगा। मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? मोस्ट बेसिसिटी नाइट्रोजन की वजह से ही आएगी, बेसिसिटी नाइट्रोजन की वजह से ही आएगी। फर्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर्स ये डिलोकलाइज्ड हो गए, ये तो भाई लेस बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा। अगले केस में ये नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर डिलोकलाइज होंगे और इस कार्बन पे इकट्ठे हो रहे हैं, कार्बन पे माइनस जा रहा है, तो ये वाली इसकी बेसिक साइट होगी, इसकी बेसिक साइट होगी। अगले केस में ये नाइट्रोजन और ये यहाँ से डोनेशन होगा और इस नाइट्रोजन पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये दिख रहा है आपको एक गुआनिडीन बेस, गुआनिडीन बेस है ये, और गुआनिडीन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये दिख गया तो इसके सामने बाकी सारे हार जाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ में भगवान होता है ये बेसिस का, सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी आएगी। और लास्ट वाले केस में लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें NH थोड़ी सी मिसिंग है, यहाँ NH यहाँ मिसिंग है, तो गुआनिडीन सिस्टम परफेक्ट डी ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम मिसिंग है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो इसको देना ही चाहिए था, डबल बॉन्ड है तो नेगेटिव आना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे गुआनिडीन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यहाँ नहीं दिया है तो उसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन आयंस, और इनमें इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे अरेंज करना है। कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखो, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -M, OH + M दिखाएगा, ये वाला इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, और CH3 + H वाले तो लीस्ट में आएंगे, और ये -M वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, थर्ड की सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद +M वाला तो भाई लास्ट में जाएगा, फिर सेकंड, और +H ज्यादा, +H और +M में +M ज्यादा डोनेट करता है तो ये लेस स्टेबल होगा, और बीच में आ जाएगा 4, तो 3 2 4 1 ऑर्डर होगा, 3 2 4 1, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन 3 2 1 दिया है, पहले 3 2 1 दिया है और 4 दिया है, 3 2 1 4 नहीं है, 3 2 1 4 होना चाहिए भाई, नहीं तो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। CH3 उतना ज्यादा डोनर नहीं होता, OH ज्यादा डोनेट करेगा, तो इस हिसाब से यही ऑप्शन करेक्ट बैठना चाहिए। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये इनकरेक्ट होगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं बैठ रहा। अगले केस में देखो, कंसिडर द लीविंग ग्रुप्स, ये लीविंग ग्रुप्स को कंसिडर करना है, और ये बताओ कि इनमें से लीविंग ग्रुप एबिलिटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा। और ये आज के रिएजेंट के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको और रिएजेंट के डिफरेंट क्वेश्चंस देखने के लिए दोबारा सेशन लेकर आएंगे। अब इसमें अगर हम लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें, तो कोई भी जो नेगेटिव यहाँ पे आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं, वो जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, वो खुद में अगर स्टेबल हैं तो लीविंग ग्रुप अच्छे होते हैं। अगर ये जो नेगेटिव चार्ज्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मोर द स्टेबिलिटी, मोर is the leaving group ability, more is the लीविंग ग्रुप एबिलिटी, सबसे ज्यादा लीविंग ग्रुप एबिलिटी होती है। ऑप्शंस में देखो, ये सल्फेट काइंड है, तो सल्फेट काइंड ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑलवेज कार्बोनेट वाले से तो ज्यादा ही स्टेबल होते हैं। एक बात और यहाँ नोट कर लेना कि ये जो सल्फॉक्साइड्स होते हैं, मतलब जो S डबल बॉन्ड O O पे माइनस, ये ग्रुप्स ज्यादा अच्छे लीविंग ग्रुप होंगे एज कंपेयर टू
ये जो कार्बोक्सिल काइंड ऑफ दिखेंगे, बिकॉज इसमें दो जगह से रेजोनेंस मिलता है, यहाँ एक जगह से रेजोनेंस मिलता है। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में देखो 1 2 वाले ये ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू ये फोर्थ वाला, और ये तो लीस्ट ही हो जाएगा, ये फिनॉक्साइड है और ये लीस्ट ही स्टेबल होगा, और ये लीस्ट लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी दिखाएगा। अब इन दोनों में अगर ऑप्शंस में देखो तो CF3 और ये अटैच्ड है ये सल SO3 माइनस है, ये स्टेबलाइज्ड भी है और नेगेटिव चार्ज के लिए ये फ्लोरीन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एबिलिटी दिखा रहे हैं। तो कंपेयर अगर सेकंड वाले से करो, ये इसको सेकंड वाले से अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो बेंजीन रिंग होती है ये तो +M लगाती है और -I लगाती है, तो इनके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होगा जहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड होते हैं। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में अगर हम बात करें लीविंग ग्रुप एबिलिटी की तो हमने बोला ये सबसे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कार्बोनेट, और ये जो लास्ट में है फिनॉक्साइड आयन ये तो भाई लीस्ट होता है, बिकॉज इन केसेस में क्या होगा जो कार्बोनेट है ये रेजोनेंस होते हैं और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं, और जहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं दो सिस्टम्स आर मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू दीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो लास्ट ऑप्शन में लास्ट तो थर्ड वाला ही आएगा, लास्ट अगर थर्ड दिख रहा है तो वही हो जाएगा, वैसे तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो थर्ड लास्ट देख करके। बाकी हमने इन दोनों में से देखा कि CF3 वाला ज्यादा है, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर आएगा सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला और ये थर्ड वाला लीस्ट। 1 2 4 3 हमने जो देखा इसका थ्योरी उस हिसाब से भी 1 2 3 4 1 2 4 3 ही आ रहा था। और अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से जाते हो तो भी अगर आपको थर्ड लिस्ट पता चल जाता है तो भी आप इसमें बी ऑप्शन को राइट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको लीविंग ग्रुप की एबिलिटी देखनी होती है, और ये अगर फंडा पता हो तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज पीजीटी एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम 1 मिनट में ही आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तब जाकर आप कंप्लीट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, अदरवाइज पेपर आधा देखने को ही नहीं मिलता। तो यहाँ हमने रिएजेंट्स के काफ़ी अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं फिर एक और नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।